तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का सेकंड पेपर जिसका नाम है लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका की नाम है लोक प्रशासन का अर्थ तथा क्षेत्र। ठीक है, तो लोक प्रशासन जनरली क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक है लोक तथा दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन को समझने से पहले जनरली हमें क्या समझना पड़ेगा, प्रशासन शब्द की प्रशासन है क्या। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, प्रशासन का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यह जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है ये कहाँ से आया, तो यह लैटिन भाषा के शब्द एड प्लस मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जिसमें कि मिनिस्ट्री शब्द का अभिप्राय होता है कि कार्यों को व्यवस्थित करना, यानी कि जितने भी कार्य हैं, अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें लगभग कई कार्यों और कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो कार्यों को व्यवस्थित करना, देखभाल करना और सेवा प्रदान करने से है। मिनिस्ट्रेट का जो अर्थ है वो है व्यवस्थित करना, देखभाल करना और सेवा प्रदान करने से। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन क्या होता है, किसी भी सामान्य उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। ठीक है, देखिए मैंने एक इजीली डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो प्रशासन में क्या है, तीन चीजें समाहित होती हैं। प्रशासन के लिए प्रशासन जो है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सामूहिक प्रयास और किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रशासन जो है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सामूहिक प्रयास और उद्देश्य के माध्यम से किया जाता है। फिर यहाँ पर अलग अलग विचारकों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लूथर गुलिक के अनुसार परिभाषा दी गई है कि प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। तो प्रशासन का संबंध लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि किसी भी निश्चित उद्देश्य, जैसे कि आप मान लीजिए ये एक एजुकेशन एकेडमी या स्कूल ओपन करना चाहते हैं, इसका तो स्कूल का उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो क्या एक ही व्यक्ति के द्वारा ये जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति की जा सकती है, नहीं। तो कोई भी जो कार्य है वो संगठन के माध्यम से होगा और हर संगठन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रक्षा मंत्रालय या रक्षा विभाग, वित्त मंत्रालय, रेलवेज और ऐसे अलग अलग क्या है, संगठन है। ठीक है, तो ये संगठनों का जो उद्देश्य होता है वो उनका जो पर्पस होता है, जैसे रक्षा विभाग है तो वो संगठन है, उसका जो उद्देश्य क्या है वो रक्षा या सुरक्षा प्रदान करना। तो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों को करवाने से है और संगठन के माध्यम से कार्य करने से है। जो प्रशासन की विशेषताएं हैं, आगे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रशासन क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि जो प्रशासन है वो कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चाहे हम किसी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या किसी भी निजी या किसी भी सरकारी संगठन की बात कर लें, जनरली हम घर की भी बात कर लें अपने, तो वहाँ पर भी क्या है, प्रशासन विद्यमान है। जैसे कि हम अपने घर में ही देखते हैं कि जो घर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सभी लोगों का योगदान रहता है, यानी कि जैसे कि मदर, फादर, सभी लोग घर को चलाने में या घर को मैनेज करने में इसके योगदान करते हैं। और जो फादर होते हैं वो एक तरीके से हेड ऑफ द फैमिली, फिर मदर, फिर उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करते ही हैं। फिर आते हैं प्रशासन के दो प्रकार होते हैं, एक है लोक प्रशासन और दूसरा है निजी प्रशासन। प्रशासन में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो प्रशासन क्या है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास।
प्रशासन शब्द का प्रयोग प्राय क्या है, बड़े और विशाल संगठनों के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रशासन के उद्देश्य व इसमें काम करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य में भिन्नता हो सकती है। यानी कि प्रशासन पे हर लेवल का जो कर्मचारी है और उसके जो उद्देश्य हैं वो क्या हो सकते हैं, उनमें भिन्नता हो सकती है। यानी कि जो उच्च वर्गीय जो अधिकारी है उसका उद्देश्य कुछ अलग हो सकता है और निम्न वर्ग उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। डोनहम के अनुसार यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन की विफलता के कारण ही होगा। यानी कि कह रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में अगर सभ्यता का पतन हुआ तो किसके कारण ही हो सकता है, प्रशासन की विफलता के कारण हो सकता है। यानी कि जितना हमारा प्रशासन हमारी सभ्यता और सबके लिए जिम्मेदार बताया गया है इनके द्वारा। फिर आते हैं प्रशासन के दृष्टिकोण। ठीक है, तो प्रशासन क्या है कि दो दृष्टिकोण प्रचलित है। प्रशासन के संबंध में दो दृष्टिकोण, हमारे जो लोक प्रशासन है उसमें दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा होता है एकीकृत दृष्टिकोण। तो पहले हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण को देखते हैं। ये क्या कहता है, इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन में जो पोस्ट कोर है, ये कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो भी कर रखा है, दिया हुआ है। ये लूथर बुलिक ने इसे प्रस्तुत किया है, ये एक सिद्धांत है। तो P फॉर यह अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बनाया गया है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं पोस्ट कोर। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, को का मतलब है कोऑर्डिनेशन और R का है रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ठीक है, तो ये जो पोस्ट कोर है, पोस्ट कोर से ही संबंधित गतिविधियां संपन्न करने वाले उच्च अधिकारी प्रशासन का भाग होते हैं। तो कह रहे हैं प्रशासन के जो दो दृष्टिकोण हैं उसमें जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले विचारक और उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि जो पोस्ट कोर से संबंधित गतिविधियां संपन्न कर रहे हैं उच्च अधिकारी जो है संगठन में, जो कि एक तरीके से प्रबंधक का काम कर रहे हैं, उच्च श्रेणी में है, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं, ये सारे जो उच्च अधिकारी हैं ये ही प्रशासन का भाग है। ठीक है, तो इसी के संबंध में कह रहे हैं, देखो बताया गया है कि यह संगठन क्या, ये जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है यह मानता है कि संगठन में केवल उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले व उनका क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति ही प्रशासन का भाग हैं। अतः ये जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वह क्या है, संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि अगर संगठन में जो उच्च अधिकारी हैं वही सारा कार्यभार कर संभाल लें या उन्हीं का ही महत्व हो, तो जो निम्न स्तर और मिडिल जो स्तर है उसके जो कर्मचारी हैं या उसके जो कार्य को पूरा करते हैं उनकी महत्ता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। फिर आता है जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है एकीकृत दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण का मानना है कि संगठन में सभी कार्य व प्रक्रिया चाहे वे किसी भी स्तर के कर्मचारी द्वारा संपन्न की जाए प्रशासन का भाग है। यानी कि ये जो एकीकृत दृष्टिकोण है वह क्या कर रहा है, सभी को समान मान रहा है, उनका जो नजरिया है सभी को एक जैसा मानने का, इसी कारण इसे एक तरीके से एकीकृत कहते हैं ना, कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो सभी को समान नजरों से देखते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, उच्च को उच्च और निम्न को निम्न। तो ठीक है, अर्थात कह रहे हैं संगठन में चाहे उच्च पदाधिकारी हो, तकनीकी कर्मचारी हो, लिपिकीय वर्ग हो व सहायक कर्मचारी, कोई भी, वो सभी क्या है, प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं सारे ही लोग क्या कर रहे हैं, निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत हैं और वह संगठन में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। फिर आता है एकीकृत
कह रहे हैं कि संगठन में उच्च स्तर से लेकर निम्नतम स्तर तक कार्यरत समस्त कार्मिकों की क्रियाओं को यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन की प्रकृति में सम्मिलित करता है। और इसके जो समर्थक हैं वो हैं विलोबी और एल.डी. व्हाइट। ठीक है, अब आते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उसके संबंध में हम आगे पढ़ते हैं। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का जो अर्थ है वो लगाया जाता है उसके नेचर से। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे कि पानी, वाटर। तो वाटर का नेचर क्या है? लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो पानी का जो नेचर है वो तरलता है और पारदर्शिता है। ठीक है, तो ये सारा पानी का नेचर है। इसी तरह हम लोक प्रशासन के नेचर के बारे में जानना चाहेंगे, लोक प्रशासन की प्रकृति। तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उसके संबंध में विचारकों के जो बीच है दो दृष्टिकोण या दो अलग अलग मत पाए जाते हैं। कुछ जो विचारक हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, और जो कुछ प्रशासक है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन कला है। ठीक है, तो लोक प्रशासन विज्ञान या कला के रूप में जो समर्थक हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, विलोबी, विल्सन और मर्सन। तो लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, यानी कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो लोक प्रशासन है वो उसके कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके कारण लोक प्रशासन को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति, जैसा कि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति सर्वमान्य सिद्धांत व नियम है। और ये सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिक है, यानी कि जिस तरह साइंस में क्या है, बहुत सारे सर्वमान्य सिद्धांत हैं। जैसे कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो क्या कहता है कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, यानी कि अर्थ हैव अ ग्रेविटिकल पावर। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो चीजों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। ये क्या है? सर्वमान्य सिद्धांत है, और यह सिद्धांत सार्वभौमिक है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में और सभी जगह ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। यानी कहीं ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ग्रेविटी नहीं है, वहाँ लोग उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सार्वभौमिक है। तो इसी तरह लोक प्रशासन के भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि सर्वमान्य हैं और यह सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं और सर्वमान्य लोक प्रशासन की किसी भी उद्देश्य को पूर्ति के लिए हमें क्या देखना, हर जगह, चाहे वो निजी प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो, कोई भी। तो पद सोपान, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, संचार, पर्यवेक्षण मीन्स सुपरविजन, संचार मीन्स कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के बिना तो कोई भी विभिन्न व्यक्ति आपस में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य नहीं कर सकते। फिर आता है अभिप्रेरणा, मतलब कि मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसे कि एक संगठन में लीडर के द्वारा अपने जो सहभागी हैं या जो संगठन में कार्यरत व्यक्ति हैं उनको एक मोटिवेशन दिया जाता है। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, ये सारे ही जो सिद्धांत हैं वो लोक प्रशासन में मान्य होते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। फिर आता है दूसरी विशेषता इसकी यह है कि लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति विभिन्न विधियां भी प्रयुक्त की जाती हैं। लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति ही विभिन्न वैज्ञानिक विधियां भी प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे कि कई अलग अलग मेथड हैं, CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, PRT, ऐसे ही करके कुछ न कुछ इसमें जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं वो और जो विधियां हैं यूज की जाती हैं। इसी कारण से विज्ञान माना जाता है। लोक प्रशासन विज्ञान की भांति मूल्य युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन में इसके सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है, यानी कि लोक प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर इसे भविष्यवाणी भी की जा सकती है। और ये भविष्यवाणी करने का जो गुण होता है यह विज्ञान में कहीं ना कहीं पाया जाता है। जैसे कि एक भविष्यवाणी एग्जाम्पल कि
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनना है? H2O, जल का निर्माण होना है। ये भविष्यवाणी है और यह भविष्यवाणी सिद्ध भी होती है। फिर नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है लोक प्रशासन के विशेषज्ञ आज चिकित्सक, इंजीनियर व मनोवैज्ञानिक के भांति परामर्शदाता की भूमिका निभाने लगे हैं। जैसे कि जो लोक प्रशासन है के जो विशेषज्ञ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो विशेषज्ञ हैं, वो आज चाहे चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, उनकी भांति ही परामर्शदाता की भूमिका निभाने लग गए हैं। फिर है लोक प्रशासन के प्रमुख ग्रंथ, चाहे वो अर्थशास्त्र, रिपब्लिक, प्लेटो का रिपब्लिक और कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, आईने अकबरी हो, इस विषय को प्रामाणिक व वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में सहायक हैं। फिर तो ये थे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिनसे कि ये साबित हो रहा है या कि जो लोक प्रशासन है वह विज्ञान है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे कथन या ऐसी कुछ मान्यताएं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन कला है। ठीक है, तो इसके जो समर्थक हैं उनका नाम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महादेव प्रसाद शर्मा। ठीक है, तो भारत में लोक प्रशासन के पिता भी इन्हें कहा जाता है। दैट इज एक आपको शॉर्ट में अलग से नॉलेज कि भारत में लोक प्रशासन के जो पिता हैं वो कौन है? महादेव प्रसाद शर्मा। ठीक है, तो लोक प्रशासन कला है, यह किस तरह से कहा जा सकता है? तो प्रशासक बनने के लिए विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है और उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिभा का धनी व्यक्ति ही अच्छा कलाकार हो सकता है। तो जैसे हम कह सकते हैं ना कि किसी भी आर्ट को सीखते तो बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सीखते हैं, लेकिन जिसके अंदर प्रतिभा होती है वो ही क्या हो सकता है? एक अच्छा कलाकार या अच्छा आर्टिस्ट साबित हो सकता है। तो उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की तैयारी या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शिक्षा तो सारे ही लोग करते हैं, तैयारी तो सारे ही लोग करते हैं, लेकिन प्रशासक वही बनते हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है। ठीक है, अच्छे प्रशासक वही बन पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रशासन कला की भांति व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, यानी कि जैसे कि जिस पर्सन का जैसा पर्सनैलिटी होता है वो उस कला को करने के लिए वैसे ही वो माहिर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक कलाकार में सृजनात्मक क्षमता होती है, यानी कि क्रिएटिविटी पावर होती है। ठीक उसी प्रकार एक प्रशासक भी क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक क्षमता के माध्यम से नवाचार करता है, यानी कि अगर प्रशासक क्रिएटिविटी से भरपूर नहीं होगा तो वो नई नई चीजों को करने में उतना अच्छे से सक्षम नहीं हो पाता है। तो प्रत्येक कला की अभिव्यक्ति हाँ, तो प्रशासन क्या है? कला की भांति देश काल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि कह रहे हैं कि प्रशासन जो है कला की तरह ही देश और काल के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, म्यूजिक क्या है? एक ललित कला यानी संगीत। तो पहले जो म्यूजिक होता था वो जनरली क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बहुत ही कैसे थे? पुराने तरह के, पुराने जैसे कि काल था वैसे इंस्ट्रूमेंट थे। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? अच्छी क्वालिटी के, अच्छी उसके अंदर गुणवत्ता, और इस तरीके से जो प्रशासन है, प्रशासन का जो कार्य था वो पहले किस तरह से होता था? लिखा पढ़ी यानी कि कागज और कलम के माध्यम से होता था। लेकिन अब क्या है? सारी चीजें क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग तो वो बदलती चली गई है। अब सारा जो वर्क है ऑनलाइन और डिजिटली माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट है प्रत्येक कला की अभिव्यक्ति हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि हर कला की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक प्रशासक के माध्यम क्या होते हैं?
जैसे कि लाइक एग्जांपल आप पेंटर हैं या अच्छी आपको ड्राइंग करनी है, तो आपको देखकर तो कोई बता नहीं सकता कि आप एक अच्छे पेंटर हैं या अच्छे तरीके से, जब तक कि आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे, आपको अभिव्यक्ति हेतु जो एक मीडियम नहीं मिलेगा या एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह एक अच्छे प्रशासक को अपने आप को साबित करने के लिए जो माध्यम है वो क्या होते हैं, संगठन, संगठन की नीतियां एवं संगठन का जो परिवेश है वो ही एक प्रशासक की अभिव्यक्ति होती है, उसकी कला की अभिव्यक्ति तभी हो पाएगी। फिर आता है कला बनने हेतु प्रशिक्षण व अभ्यास की आवश्यकता, यानी कि कलाकार बनने हेतु प्रशिक्षण व अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो हमें एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए भी क्या है, इसी प्रकार प्रशासन में प्रशासनिक क्षमता, कौशल, दक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता। तो जिस प्रकार हमें कलाकार बनने के लिए ट्रेनिंग और बहुत सारा अभ्यास यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें प्रशासन में भी प्रशासनिक क्षमता को, कौशल को और अपनी जो दक्षता है उसे विकसित करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रशिक्षण और बहुत ही सारा अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसी कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं इनके ही माध्यम से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, कला है। तो जिस प्रकार देखिए धीरे धीरे कला का विकास हुआ है, उसी प्रकार प्रशासन का भी निरंतर विकास हो रहा है। ठीक है, तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन ना तो कला है और ना ही विज्ञान, बल्कि यह क्या है, एक सामाजिक विज्ञान का विकसित होता विषय है। तो लोक प्रशासन क्या है, ना तो यह कला है और ना ही यह विज्ञान है, बल्कि यह सामाजिक विज्ञान का एक विकसित होता विषय है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लोक प्रशासन का क्षेत्र। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपके जो एग्जाम है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 या 15 नंबर का। ठीक है, तो यह पूछते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति बताइए। तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ डिटेल में। तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो उसके संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। चाहे तो आप अपने कॉपी और पेन पे नोट भी कर सकते हैं। लोक प्रशासन के संबंध में विचारकों के बीच जो 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। 4 दृष्टिकोण में पहला है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा व्यापक दृष्टिकोण और तीसरा है पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण और चौथा है जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। जो चौथा है वो है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ठीक है, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण या फिर उसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो ये संकुचित दृष्टिकोण है, तो ये संकुचित दृष्टिकोण इसे क्यों कहा जाता है? ठीक है, जैसे कि इसका नाम वैसे ही इसका काम। संकुचित मतलब क्या होता है बेटा? नैरो। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि 4 दृष्टिकोण हैं, संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, पोस्ट दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी या आदर्शवादी दृष्टिकोण। तो जो संकुचित दृष्टिकोण है वह प्रबंधकीय दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में 2 दृष्टिकोण थे, एक था एकीकृत और दूसरा संकुचित। ठीक है, तो यह जो दृष्टिकोण है संकुचित वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत मेल खाता है। तो इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन का जो संबंध है, यानी प्रशासन का जो एरिया है या उसका जो क्षेत्र है, उसका जो संबंध है वह केवल कार्यपालिका यानी कि जो हमारे शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का अर्थ क्या होता है? यानी व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो क्या है? कानून निर्माण। कार्यपालिका का जो कार्य है वो है कानून लागू कराना यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एंड जो न्यायपालिका है उसका जो कार्य है वो है न्याय करना यानी कि गिव जस्टिस।
तो जो संकुचित दृष्टिकोण है वह यह मानता है कि प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से है, जो विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था द्वारा निर्मित नीतियों के क्रियान्वयन करने वाला तंत्र है। कार्यपालिका क्या है? विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों के क्रियान्वयन के लिए करने वाला एक तंत्र है, और उसका ही संबंध किससे बताया गया है? लोक प्रशासन से है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार विधायिका व न्यायपालिका लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, ये कह रहे हैं विधायिका और न्यायपालिका लोक प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आते। इसके जो समर्थक हैं उनका क्या वो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाम उनका, साइमन और स्मिथ बर्न। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है, व्यापक दृष्टिकोण मतलब कि बड़ी सोच वाले। ठीक है, तो यह जो सोच है कि यह जो दृष्टिकोण है उनकी मान्यता है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है शासन के तीनों अंगों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था शासन के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। तो व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका सरकार की या शासन की तीनों अंगों से है। फिर ये कहते हैं कि लोक प्रशासन व्यवस्थापिका को विभिन्न आंकड़े उपलब्ध करवाने के साथ सदन संचालन में भी सहायता करता है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका सिर्फ केवल योजना बनाने या आंकड़े उपलब्ध करवाने के साथ साथ संचालन में भी सहायता करता है। ठीक है, तो इसे हम प्रशासन के अंग से दूर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कार्यपालिका को लोक प्रशासन, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन, कार्यपालिका को लोक प्रशासन, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सहायता भी प्रदान करता है। फिर प्रशासन न्यायपालिका के विभिन्न आदेशों की क्रियान्विति, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या करती है, विभिन्न आदेशों के माध्यम से उनकी क्रियान्विति, विभिन्न गवाह और साक्ष्य लाना आदि लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं। यानी कि जो प्रशासनिक कार्य हैं वह सिर्फ कार्यपालिका द्वारा ही संपादित नहीं किए जाते, बल्कि जो हमारे शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के द्वारा किए जाते हैं। फिर अब आता है जो तीसरा दृष्टिकोण है वो क्या है, फोर्स्ड कोर्ब दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, लूथर गुलिक। मैंने आपको पहले भी बताया था लूथर गुलिक ने, जिनके अनुसार क्या है, ये पोस्ट कोर्ब अंग्रेजी शब्द के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8 शब्द, 8 अक्षर दिए हुए हैं, 8 अल्फाबेट, लेकिन ये 8 शब्द नहीं है, ये सिर्फ 7 शब्द हैं। P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, और ये C और O एक है। ठीक है, CO means co for coordination, R for reporting, B for budgeting। तो इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया। और किसी भी संगठन या प्रशासन की बात करें तो प्रशासन क्या क्या होता है, निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति। ठीक है, तो पूर्ति के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो लक्ष्य है कि आज हमें ये कार्य को पूरा करना है। ठीक है, कोई भी हम लक्ष्य ले सकते हैं, जैसे कि कोई अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बहुत दिन से कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर उसे आपको पूरा करना है, आपने ठान लिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे उसके लिए। तो इसी तरह संगठन में भी क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग मतलब क्या है, संसाधनों का सदुपयोग, विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा का निर्धारण। यानी कि प्लानिंग करते वक्त हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस तरीके से सदुपयोग में ला सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं, और वे उसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्लान्स बनाएंगे कि एज इट इज मैं अपना वर्क करूंगा, यानी कि एक रूपरेखा निर्धारित कर लेते हैं। फिर रूपरेखा निर्धारित करने के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मैन, मेथड, मटेरियल,
ऑन मशीन को संगठित करना, यानी कि उस कार्य को करने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? कार्मिकों की भर्ती, उनके वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति संबंधी कार्य, यानी कि स्टाफिंग के अंतर्गत क्या आते हैं? कार्मिकों की भर्ती आती है, उनके वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति संबंधी जितने भी कार्य हैं वो स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के भी आवश्यक है संगठन में, जैसे कि उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान करना। तो जो संगठन में उच्च अधिकारी हैं वह अधीनस्थों को निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इसे इस कार्य को कहते हैं डायरेक्टिंग। फिर नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। तो संगठन में विभिन्न व्यक्तियों व संगठन की विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय स्थापित करना, यानी कि अब संगठन में अब चाहे 2 व्यक्ति हो चाहे 4 व्यक्ति हो, उनके बीच क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो अपना जो कार्य है वह अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और कोऑर्डिनेशन होगा तो लक्ष्य बहुत ही आसानी से हम अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन के बाद आता है रिपोर्टिंग। तो प्रत्येक अधीनस्थ अपने कार्यों की प्रगति, बाधाओं से क्या करता है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराएगा, यानी कि संगठन में जो प्रत्येक कर्मचारी हैं, अपने जो अधीनस्थ हैं, वो अपने अपने कार्यों की जो रिपोर्ट है वो किसी उच्च अधिकारी से उसे अवगत कराएंगे। फिर आता है बजटिंग। तो संगठन की आय व्यय का ब्यौरा, वित्त प्रशासन में O2 का कार्य, O2 का जो कार्य है वो बजटिंग, यानी कि योजना को पूरा करने के लिए पैसा तो लगता ही है, तो बजटिंग की भी आवश्यकता होती है। फिर आता है ई, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, यह शब्द बाद में जोड़ा गया है, इवैल्यूएशन। यह शब्द 1971 में जोड़ा गया था। फिर अब आता है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो लोक कल्याणकारी या आदर्शवादी दृष्टिकोण वो यह मानता है कि जो प्रशासन है वो क्या है, सरकार है, यानी कि जो प्रशासन है वो ही सरकार है। जैसे सरकार का कार्य क्या है, लोक कल्याण, प्रशासन का भी सेम वही कार्य है, लोक कल्याण का। ठीक है, वह दृष्टिकोण ये मानता है और उसके समर्थक हैं LD वाइट। ठीक है, फिर अब आता है ये पोस्ट कोर। जो पोस्ट कोर दृष्टिकोण आपने देखा कि हर संगठन में ये सारी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत की बहुत सारी प्रशंसा हुई और ये जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा प्रचलित भी है, लेकिन क्या है ना कि जो हर चीज क्या है परफेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, 99% ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें 1% कोई ना कोई बुराई छुपी ही होंगी। तो इसी की आलोचना करते हुए कुछ विचारक हैं वो कहते हैं कि प्रशासन का मुख्य कार्य है नीति निर्माण। ठीक है, कह रहे हैं प्रशासन का जो मुख्य कार्य है वह है नीति निर्माण, मूल्यांकन, जनसंपर्क, जो कि पूरे पोस्ट कोड सिद्धांत से गायब है। यानी कि पोस्ट कोड सिद्धांत में कहीं भी पॉलिसी मेकिंग, उनका मूल्यांकन, जनसंपर्क कहीं पर भी नहीं ऐड ऑन है, ये पूरे सिद्धांत से गायब है। सबसे पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है। फिर जन कल्याण, जन कल्याण मतलब कि प्रशासन का कार्य ही है सरकारी नीतियों को पूरा करना, और सरकार का जो कार्य है वह है जन कल्याण। तो जन कल्याण जो लोक प्रशासन का दर्शन है। ठीक है, लोक प्रशासन की जो फिलॉसफी है वो किस पर टिकी हुई है, जन कल्याण पर। ठीक है, तो पोस्ट कोड सिद्धांत में कहीं भी यह दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट आलोचना कहते हैं कि पोस्ट कोड मानव संबंध उपागमों का विरोधी है, जिसमें कि मानवीय संबंधों को स्थान नहीं दिया गया है। कह रहे हैं कि जो पोस्ट कोड है बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वे में कार्य करता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इन सब पे, तो उसमें मानव संबंध की कोई भी बात नहीं करी गई है। फिर नेक्स्ट आलोचना है, यह सिद्धांत लोक प्रशासन की केवल प्रबंधकीय नीति की व्याख्या करता है। कह रहे हैं कि यह सिर्फ प्रबंधकीय नीति की व्याख्या करता है, ना कि पूरे संपूर्ण प्रशासन की। ठीक है, तो लोक प्रशासन
आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है, जिसका नाम था लोक प्रशासन का अर्थ क्षेत्र एवं प्रकृति। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? लोक प्रशासन का अर्थ। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या था? प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। और जो इसमें लोक शब्द है वो क्या कर देता है? इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है। अब मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में। जब आप उसे नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन, दोनों में एक कंपैरेटिव स्टडी वो चैप्टर होने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।